2 मिनट और रुक जाते हैं फिर। आपने मुझे ग्रुप मेंबर्स के नाम बताने हैं, अपना प्रोजेक्ट बताना है कि क्या बनाना चाह रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट में एआई क्या इस्तेमाल हो रही है या क्या रोल है उसका। तो आप क्या एआई लगाएंगे, कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे या कोई मेथड लगाएंगे, कोई ऐसी चीज़ जो उसमें इम्प्लीमेंट हो, आपने ये बताना। कोई भी एक मेंबर भेज दे ग्रुप को। चलिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है सबको? इसको भाई क्लियर नहीं है? क्यों, क्या हुआ आवाज़ को? दूर से आ रही है? दूर से आ रही है, दूर बैठ के बोल रहा हूँ। सही है, सही है। चलो ठीक है। स्लो बोल रहा था असल में मैं ना, स्लो बात कर रहा था। चलें भाई, तो बस अब स्टार्ट करते हैं कि हमें समझ में आ गया व्हाट इज वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन को सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे ढूंढेंगे, जाहिर सी बात है सॉल्यूशन ढूंढेंगे सर्चिंग थ्रू द स्टेट स्पेस से ढूंढना चाहिए। ऑल प्रॉब्लम आर ट्रांसफर एज अ सर्च ट्री, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम एज अ सर्च ट्री ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट होंगी, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होंगी, और सक्सेसर फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे, उनको एक्सपेंड करते रहेंगे। सक्सेसर फंक्शन के जरिए क्या करते रहेंगे, एक्सपेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो 2-3 कॉन्सेप्ट और देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा तजुर्बा ये रहा है कि स्टूडेंट को अगर स्टार्ट में ये चीज़ अगर वो पिक ना करें तो थ्रू आउट एंड तक उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो देखें, इनिशियल स्टेट क्या है, जहाँ रूट जो है, अब इनिशियल स्टेट क्या हो गई, जो भी सर्चिंग आप ट्री बना रहे हैं उसके अंदर जो रूट नोड है वो इनिशियल स्टेट हो गई आपकी। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, किसी भी चीज को एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि अप्लाइंग सक्सेसर फंक्शन टू द करंट स्टेट। जिस स्टेट पे आप खड़े हुए हैं उसको एक्सपेंड करेंगे, उस पर सक्सेसर फंक्शन लगाएंगे। सक्सेसर फंक्शन क्या है, उससे जो जो ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बेसिकली जनरेट कर रहे हैं हम न्यू स्टेट्स को। हम न्यू स्टेट्स को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। अप्लाइंग सक्सेसर फंक्शन टू द करंट स्टेट, देयरबाय जनरेटिंग अ न्यू सेट ऑफ स्टेट्स। क्लियर? अब लीफ नोड क्या होती है, वो स्टेट जिनसे कोई सक्सेसर नहीं निकल रहा होता, वो स्टेट्स जिनसे कोई सक्सेसर नहीं निकल रहा होता। लाइक हमने अक्सर मिसाल दी है कि मेन कैंपस पे जो इब्राहिम हैदरी के बाद उस तरफ कोई सक्सेसर नहीं है क्योंकि पानी आ गया, तो वहाँ कोई रोड नहीं है। तो लीफ नोड वो होगी जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो। लीफ नोड वो होगी जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास लीफ नोड आई थी जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इट कैन बी पॉसिबल ऑप्शन और नॉट पॉसिबल ऑप्शन, लेकिन कोई ऑप्शन ना हो तो लीफ नोड क्या है। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट फिगर में समझा देता हूँ कि क्या बात हो रही है। देखें, ये वही वाला मैप है पुराना वाला, उसको उन्होंने ट्री की फॉर्म में एक्सपेंड किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इसमें ये एरिड जो है वो इनिशियल स्टेट थी। तो आप इस ग्राफ को जब हम कन्वर्ट करेंगे ट्री के अंदर, जब इस ग्राफ को हम कन्वर्ट करेंगे ट्री के अंदर, तो बेसिकली क्या होगा कि इनिशियल स्टेट रूट बन जाएगी हमारी। तो देखें, एरिड, एरिड के पास कितने ऑप्शन है, एरिड के पास कितने ऑप्शन है, 3। गुड। ठीक है, तो ये देखें, तीनों ऑप्शन हमने एक्सप्लोर कर लिए। इसका मतलब है हमने एरिड को एक्सपेंड कर दिया। जिस चीज को हम एक्सपेंड करते हैं, जिस चीज को हम एक्सपेंड करते हैं, इसका मतलब है हमने उसको चूज कर लिया।
लेकिन जो चीजें एक्सपेंड हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उन्हें चूज कर लिया। एरिड को चूज किया तो उसके चाइल्ड एक्सपेंड कर दिए, चाइल्ड मतलब उसके ऑप्शन। अब यहाँ पर सिबियू, टिमोसुरिया एंड जेरिन, ये जो भी नाम लिखे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये जो सिटीज के नाम है एस, टी और जेड, इनके पास भी हम चले गए। इसका मतलब क्या होता है एक्सपेंड करने का, कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस चीज को हम चूज कर लेंगे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। देखें अब जैसे हमने हाईलाइट किया हुआ इसको, ही देखें अब यहाँ पर हमने ये चूज कर लिया। अब जैसे ये चूज किया, देखें इसके कितने ऑप्शन है सीबीयू के, इसके कितने ऑप्शन है, 4। एक जा रहा है वापस ए पे, एक वापस जा रहा है ओ पे, एक जा रहा है एफ पर और एक जा रहा है आर पे। ये 4 ऑप्शन। तो अगेन ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाय डायरेक्शनल होता है। ग्राफ का एरिड से अगर सीबीयू जा रहे हो तो सीबीयू से एरिड भी जा सकते हो। ऑल दो कि आप अपनी ट्री में बनाना चाह रहे हैं ये नहीं चाह रहे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ग्राफ में क्या होता है, बाय डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर कराची से मैं हैदराबाद जा रहा हूँ तो हैदराबाद से वापस कराची आने का रास्ता भी है। तो इसी तरीके से ये हमने यहाँ पर इसके 4 चार्ट जनरेट कर दिए। तो जिस चीज को हम चूज कर रहे हैं, जिस चीज को हम चूज कर रहे हैं वो चीज एक्सपेंड होगी। जो चीज एक्सपेंड हो रही है उसका मतलब है कि उसको चूज नहीं किया, उस ऑप्शन को सिर्फ एक्सप्लोर किया। इज इट क्लियर? ये ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगर एरिड से मैं सीबीयू आ गया हूँ तो सीबीयू से वापस एरिड तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ट्री के अंदर जिस नोड को आप एक दफा विजिट कर लें उस नोड को आप दोबारा विजिट नहीं करते। ट्री के अंदर जिस नोड को आप एक दफा विजिट कर लें उस नोड को आप दोबारा विजिट नहीं करते। ऐसा ही है ना? तो ये देखें, अब मैं आपको एक आखिरी चीज समझा रहा हूँ कि भाई ट्री के अंदर देखें आपने कुछ लॉजिक्स लगानी होती है जिसके बिहाफ पे आपका सर्च जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। एक क्या होता है कि उन उन रास्तों को अवॉइड करें जो कि रिपीटेड स्टेट दे रहे हैं। रिपीटेड स्टेट का मतलब क्या है, तो वापस आते हैं डायग्राम पे। आप एरिड से सीबीयू गए, सीबीयू से एरिड आ रहा है, फिर एरिड से सीबीयू चले गए, तो ये रिपीटेड स्टेट है। ए बी को जनरेट कर रहा है, बी ए को जनरेट कर रहा है, ए बी को। ऐसे रास्तों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे रास्तों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो स्टेट अपने पैरेंट को दोबारा जनरेट कर रही हो उसको आपने अवॉइड करना चाहिए। इसी तरीके से ऐसे रास्ते जो साइक्लिक नेचर के हों, साइक्लिक नेचर का मतलब क्या है कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना और डी से दोबारा ए बन गई, तो ये तो आप रूट में घूमते रहेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं साइक्लिक पाथ या जो अपने पैरेंट को खुद जनरेट कर रहा होता है, इन चीजों को हमने अवॉइड करना चाहिए, इससे हमारा रिजल्ट एफिशिएंट हो जाता है। बस एक आखिरी चीज समझ लेते हैं, फिर एल्गोरिथम के 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिफाइन करेंगे। देखें एक नोड है, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस नोड का मतलब है कोई स्टेट होगी, जैसे 8 टाइल की अगर हम बात कर लें तो 8 टाइल की ये स्टेट, इसका मतलब ये बनी होगी किसी से, ये चीज किसी से बनी होगी, तो जिससे बनी होगी वो उसके पेरेंट है। हो सकता है ये 8 नीचे मूव कर दिया हो तो ये स्टेट बन गई हो सकता है ये 4 इधर मूव कर दिया हो तो ये 4 ये स्टेट बन गई हो। तो पेरेंट क्या है जिससे ये बनी है, चाइल्ड क्या है जिस जो इससे बन सकते हैं। डेप्थ का मतलब क्या है, डेप्थ का मतलब ये होता है कि रूट से मतलब इनिशियल स्टेट से कितने लेवल्स आप नीचे आ गए, मतलब कितने एक्शन आपने परफॉर्म किए हैं तो आप आ गए। तो ये 6 डेप्थ है। इसका मतलब है एक मूव, दूसरा मूव, तीसरा मूव, चौथा, पांचवा, ये छठा मूव परफॉर्म किया था तो ये सूरत हाल है। डेप्थ का मतलब क्या होता है, डेप्थ का मतलब होता है ट्री के अंदर आप रूट से लेके कितने लेवल्स नीचे आ गए, निकला के डेप्थ। अब आ जाते हैं एल्गोरिथम की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज पे। तो 2 मुझे थ्योरेटिकली समझानी है और 2 मुझे डायग्राम बना के समझानी है। तो पहले शुरू की 2 जो लिखी है उनको एक्सप्लेन कर देते हैं और उनको सुकून से समझ लेते हैं। तो पहली लिखी हुई है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, और दूसरी लिखी हुई है ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमल क्या होता है और कंप्लीटनेस क्या होती है। ऑप्टिमल का मतलब, कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, इज द स्ट्रेटजी guaranteed to find a solution when there is one। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इज द स्ट्रेटजी guaranteed to find a solution when there is one। जी, एनीवन?
नहीं, सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जो आप एल्गोरिथम लगा, देखें ये जो मैं 4 चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या चीज है, ये 4 चीजें हैं किसी भी एल्गोरिथम का क्राइटेरिया चेक करने का। मैं कहूंगा एक एल्गोरिथम दूसरे एल्गोरिथम से अच्छा है, तो आपका सवाल होना चाहिए क्यों अच्छा है। तो ये 4 चीजें जिनके अभ्यास से आप जज कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट को हम सीजीपीए से जज करते हैं ना कि ये स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, इसकी जीपीए अच्छी है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके ब्याज पे एक एल्गोरिथम इवैल्यूएशन कर सके। तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, इज द स्ट्रेटजी गारंटीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हेन देयर इज वन। इसका मतलब यह है कि आप जिस एल्गोरिथम को लगा रहे हैं वो आपको गारंटी देता है कि मैं आपको आंसर लाके दूंगा अगर आंसर मौजूद है। तो वो आपको गारंटी देता है कि मैं आपको आंसर लाके दूंगा अगर आंसर मौजूद है, तो एल्गोरिथम कंप्लीट है। मतलब क्या है इसका, कि मैंने गूगल मैप यूज किया और उससे कहा बताओ कराची के अंदर मलिर ढूंढ के लाओ मेरे घर से, रास्ता बताओ। तो चूंकि कराची के अंदर मौजूद है तो एग्जिस्ट तो करता है आंसर, मलिर जो है वो कराची के अंदर मौजूद है तो एग्जिस्ट तो करता है। अब अगर मेरा एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है और गारंटी दे के मैं मलिर ढूंढ के लाके दूंगा, तो मेरा एल्गोरिथम क्या है, कंप्लीट है। और सिर्फ मलिर पे नहीं, हर चीज पे, गुलशन पे भी, बाकी चीजों पे। लेकिन फर्स्ट करें मैं अपने एल्गोरिथम को बोलूं कराची शहर के अंदर न्यूयॉर्क ढूंढ के लाके दो। अब जब मौजूद ही नहीं है कराची के अंदर, तो एल्गोरिथम कुछ भी कर ले, कोई सा भी एल्गोरिथम लगा लो, आंसर तो आएगा नहीं। तो इस चीज को जरा सुकून से सुनिएगा प्लीज, कि अगर आंसर मौजूद है तब बात हो रही है, अगर आंसर मौजूद नहीं है तो बात नहीं हो रही। अगर आंसर मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली मैं भी नहीं लाके दूंगा, आप भी नहीं लाके देंगे। अगर एक एल्गोरिथम हमेशा आपको गारंटी देता है कि आंसर मौजूद हो और हमेशा मैं लाके दूंगा, तो एल्गोरिथम क्या है, कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि कभी लाके दे दिया कभी नहीं लाके दिया, हमेशा लाके दे तो कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि कभी वो लाके दे रहा है तो आप बोल दें कंप्लीट है और कभी वो लाके नहीं दे रहा तो आप कह दें इनकम्प्लीट है। नहीं, एक एल्गोरिथम या तो कंप्लीट होता है या नॉन कंप्लीट होता है। आपको मैं एक क्वेश्चन पेपर दूं और बोलूं भाई तुम क्या इसमें मुझे 100 नंबर लाके दोगे, आपने मुझे बोला आप सर मुझे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पेपर दे देंगे उसमें 100 नंबर लाके दूं, तो आप कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन पेपर पे मुझे 100 नंबर लाके दे रहे हैं तो बोलते हैं कि मैं कंप्लीट हूं, और किसी क्वेश्चन पेपर पे आप मुझे 50 मार्क्स लाके दे रहे हो बोलने में कंप्लीट नहीं हूं। या तो आप कंप्लीट होंगे या आप कंप्लीट नहीं होंगे। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आप कंप्लीट या नॉन कंप्लीट नहीं होंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? कंप्लीटनेस का ताल्लुक एल्गोरिथम से है, प्रॉब्लम से नहीं है। आप मुझे बोले कि सर मैं आपको एआई का, मैं बोलूं मैं एआई का पेपर जब भी सॉल्व करता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का, मेरे तो 90 प्लस मार्क्स आते। तो आप अगर मैंने 4 यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व किया तो आप कहते हैं सर आप तो कंप्लीट है, लेकिन 5वीं यूनिवर्सिटी का मुश्किल पेपर आ गया और मेरे नंबर आए 80, तो कहते हैं कंप्लीट नहीं। नहीं, या तो मैं कंप्लीट होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो इस केस में मैं कंप्लीट नहीं हूँ। अगर एक एल्गोरिथम 100 दफा आप अप्लाई कर रहे हैं और 100 की 100 दफा आंसर मौजूद है, तो उस एल्गोरिथम को 100 की 100 दफा आंसर लेके आना चाहिए, तो वो कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि 90 दफा आंसर ला रहा है और 10 दफा नहीं ला रहा, तो आप कहते हैं 90 दफा कंप्लीट है, 10 टाइम्स कंप्लीट नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया? एल्गोरिथम से ताल्लुक है कंप्लीटनेस का, प्रॉब्लम से ताल्लुक नहीं। क्लियर हो गई बात? एक डॉक्टर है वो कहता है भाई मैं तो जब भी ऑपरेशन करता हूँ अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कामयाब हो जाता हूँ, तो बस ये कंप्लीट है। अब जब हमें पता है कि जब भी वो ऑपरेशन करेगा तो वो कामयाब होगा, ऐसा नहीं है तो कभी ऑपरेशन कर रहा है तो कामयाब हो रहा है, कभी कर रहा है तो कामयाब नहीं हो रहा। जिस वक्त कामयाब होता है आप कह देते हैं कंप्लीट है, और जिस वक्त कामयाब नहीं होता आप कह देते हैं नॉन कंप्लीट। ऐसा नहीं है, या तो एल्गोरिथम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए सर ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है कि जो कंप्लीट नहीं होता और उसको पढ़ भी रहे, मतलब आंसर मौजूद है और वो आंसर नहीं लाके दे रहा, तो फायदा क्या है एल्गोरिथम को? ठीक है, इसका हम बात कर लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, 2 चीज है कंप्लीट के अंदर भी, एक आंसर मौजूद है और एक से ज्यादा आंसर मौजूद है। तो कंप्लीटनेस का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि अच्छा आंसर, अच्छा मतलब बेहतर आंसर लाके दे, बस आंसर लाके दे दे, चाहे दूर वाला आंसर लाके दे। मेरा प्यून मुझे मस्जिद का एड्रेस लाके बता दे, अब चाहे दूर वाली का बताए या करीब वाली का लाके बताए, क्योंकि मस्जिद का बता रहा है एड्रेस, तो एल्गोरिथम मेरा प्यून जो हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर प्यून मस्जिद मौजूद होने के बाद भी नहीं बता रहा तो नॉन कंप्लीट है। लेकिन ऑप्टिमल का ताल्लुक किस चीज से है कि प्यून जाए और वो उस मस्जिद का एड्रेस बताए तो जो मस्जिद करीब है, तो मेरा प्यून ऑप्टिमल भी है, कंप्लीट तो है, साथ साथ क्या है, ऑप्टिमल भी। लेकिन अगर मेरा एल्गोरिथम या मेरा प्यून दूर वाली मस्जिद का एड्रेस बताता है तो वो कंप्लीट है लेकिन ऑप्टिमल नहीं। ठीक है,
So does the strategy find the highest quality solution when there are several different solutions? क्लियर हो गई ये बात? ऑप्टिमल और कंप्लीटनेस समझ में आ गया? ऑप्टिमल और कंप्लीटनेस समझ में आ गया सबके? अब मैं जरा आपको जरा एक एल्गोरिथम समझा भी रहा हूँ और फिर उसमें ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आ जाएगी। तो मैं एक एल्गोरिथम समझा रहा हूँ आपको, BFS। BFS स्टैंड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। एक ट्री ले लेते हैं और यूजुअली बाइनरी ट्री ले लेता हूँ मैं, क्योंकि स्पेस का मसला होता है, तो बाइनरी ट्री ले लेता हूँ। और बाइनरी ट्री में जो नोड्स हैं वो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ऑल्दो कि ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ। तो ए से एक ऑप्शन आ रहा है, बी एक आ रहा है, सी थोड़ा साइड में करके बना देते हैं। एक ऑप्शन आ रहा है ए से बी, एक ऑप्शन आ रहा है सी, फिर आ रहा है डी, फिर आ रहा है ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ऐसे हमने एक ट्री बना लिया और उस ट्री में हमने रैंडम चाइल्ड जनरेट कर दी। सपोज कर लें कि ये जो ए बी, यस, अब सपोज कर लें कि भाई ये जो ट्री है, ये जो ए लिखा हुआ है, ये ए नहीं है बेसिकली, ये क्या है, कोई स्टेट है। हमने तो ABCD लिखा है, लेकिन ये कोई स्टेट होगी। वो स्टेट हम बता चुके हैं, जैसे टिक टैक टो की या 8 टाइल की, याद आ रहा है? ठीक है, तो ये हमने ट्री इस तरह से डिजाइन की है। अगर हम उन पूरी पूरी स्टेट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। सपोज कर लेंगे हमसे कहा जाता है कि हम सर्च करके बता दें लाइक एम, हमें ढूंढना है इसके अंदर एम, और एम कोई करेक्टर नहीं है, एम कोई स्टेट है, ठीक है ना? BFS का सर्चिंग एल्गोरिथम ये कहता है, मैं आपको BFS पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको टाइम और स्पेस भी समझाऊंगा, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जब तक आप एल्गोरिथम नहीं समझेंगे आपको टाइम और स्पेस समझ में नहीं। सबसे पहली बात ये कि BFS जो एल्गोरिथम है वो क्या है, अनइन्फॉर्म। एक होते हैं इन्फॉर्म एल्गोरिथम, एक होते हैं अनइन्फॉर्म। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये क्या होते हैं, लेकिन अनइन्फॉर्म एल्गोरिथम के अंदर भी काफी सारे एल्गोरिथम है। पहले एल्गोरिथम है इसका नाम है BFS, दूसरा एल्गोरिथम है जिसका नाम है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। BFS की तरह का ये एल्गोरिथम है, थोड़े से चेंजेस के बाद UCS, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ये सारी चीजें स्लाइड में मौजूद है, तो परेशान नहीं होइएगा, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इसी तरीके से DFS के साथ भी एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है डेप्थ लिमिटेड सर्च, और एक और एल्गोरिथम है जिसका नाम है आइटरेटिव डीपिंग सर्च। ये पांचों एल्गोरिथम हमने पढ़ने हैं अनइन्फॉर्म के अंदर। तो हम पहला एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। अनइन्फॉर्म क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँ। अनइन्फॉर्म सर्च के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि आप जिस नोड पे भी विजिट कर रहे हैं वो आपको आपकी गोल के पास लेके जा रहा है या दूर लेके जा रहा है। मतलब आप ब्लाइंडली सर्च कर रहे होते हैं। ब्लाइंडली का मतलब क्या होता है कि फर्ज करें आपने कपड़ा खरीदना है मार्केट में जाके, और आपकी आंखों में पट्टी बंधी है, तो आप क्या करेंगे, आप गोश्त की दुकान के जाके भी कहेंगे भाई ये कपड़े की दुकान है। आप सब्जी के ठेले पे जाके भी बोलेंगे क्या ये कपड़े की दुकान है। आप बुक शॉप पे जाके भी बोलेंगे क्या ये कपड़े की दुकान है। आप ब्लाइंड है, आपको नहीं पता कि आप जिस नोड पे भी विजिट कर रहे हैं वो आपको आपके गोल से करीब लेके जा रही है या दूर लेके जा रही है। आर यू गेटिंग मी? आपको नहीं पता कि आप जिस नोड पे भी विजिट कर रहे हैं वो नोड आपको आपकी गोल से करीब लेके जा रही है दूर। आपने बस ब्लाइंडली सर्च करना है। अब एक बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है, वो है BFS, वो है BFS। वो आपको कह रहा है भाई इस दुकान पे जाओ, इस दुकान पे जाओ, इस दुकान पे जाओ। आप उससे पूछेंगे क्यों? बोले भाई मेरा असूल यही है कि मैं इस तरीके से विजिट करता हूँ। तो अब आपने उसकी बात माननी है। आपको नहीं पता कि वो जिस जगह पे जाने का बोल रहा है वहां आपका आंसर मौजूद है नहीं मौजूद। आप हर दुकान पे जाके पूछ रहे हैं कि बताओ भाई तुम एम हो, वो बोलेगा नहीं है। फिर तुम बताओ तुम एम हो, नहीं हो। तो आपने ना BFS के तरीके से काम करना है।
आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर बीएफएस तो अच्छा एल्गोरिथम नहीं है या बहुत अच्छा है। अभी हम सिर्फ एल्गोरिथम समझ रहे हैं। जब हमें एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा तो फिर हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, यही चारों, कंप्लीट है नहीं है, ऑप्टिमल है या नहीं है, टाइम है या नहीं है, एंड साथ में क्या नहीं है कि स्पेस का मसला है या नहीं। तो ये ब्लाइंडली सर्च करता है। तो अभी हम सिर्फ एल्गोरिथम समझ रहे हैं, हमारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर ये एल्गोरिथम अच्छा है बुरा। हमने क्या सर्च करना है, एम, ठीक है, हमने एम सर्च करना है। और एम सर्च करते हुए हमारे पास अब बीएफएस का जो ट्रैवर्सिंग पाथ होता है, वो ट्रैवर्सिंग पाथ पहले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर जब पता चल जाएगा तो हम ये देखेंगे उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो बीएफएस बेसिकली लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग करता है। लेवल वाइज का मतलब क्या है, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट लेवल ऑर्डर। ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और लेवल ऑर्डर करेगा। मतलब क्या, ये देखें, सबसे पहले ये जाएगा ए पर, सबसे पहले ये जाएगा ए पर, फिर ये जाएगा सेकंड लेवल पर। पहले फर्स्ट लेवल को सर्च करेगा, फिर ये जाएगा सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल पर लेफ्ट टू राइट, तो पहले बी फिर सी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिखा है, ऐसा मिलता नहीं आपको हमेशा। फिर ये सेकंड लेवल को जब कंप्लीट कर लेगा, अगर सेकंड लेवल पे और भी चाइल्ड होंगे तो उनको सर्च करेगा, लेफ्ट टू राइट जाता, फिर ये जाएगा सी डी ई एफ जी, तो ये जाएगा एच आई जे के एल और एम, इसको एम मिल जाएगा। ऑल दो कि ये डायरेक्ट भी आ सकता था, लेकिन ये चूंकि बीएफएस है तो इसकी लॉजिक क्या है कि ये ऐसे वर्क करता है। अब ये रूट जो इसको मिला है ट्रैवर्सिंग पाथ, हम ये देखेंगे कि अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे हो तो हम इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे हो तो हम इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आई बिलीव कि आप सबको पता होगा कि ट्री में पेरेंट के पास चाइल्ड का एड्रेस होता है, पेरेंट के पास चाइल्ड का एड्रेस होता है, लेकिन चाइल्ड के पास पेरेंट का एड्रेस नहीं होता। इज इट क्लियर? ये बात याद है ना सबको कि पेरेंट के पास चाइल्ड का एड्रेस होता है, चाइल्ड के पास पेरेंट का एड्रेस नहीं होता। ये बात सबको पता है। अब आ जाते हैं वापस, हम ट्री में जब भी इंटर होते हैं तो रूट से होते हैं, तो हमें रूट तो पता है क्योंकि वो इनिशियल स्टेट है। तो हम आ गए ए। अब आपने मेरी हेल्प करनी है। अब ए से मुझे अकॉर्डिंग टू बीएफएस कहाँ जाना है, बी पर। ए से मैंने पूछा भाई तुम्हारे पास तुम्हारी लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है, उसने कहा हाँ है, तो मैंने कहा ठीक है। ए क्या तुम एम हो? उसने कहा नहीं मैं एम नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे अपने लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस दे दो क्योंकि मैं लेफ्ट पे जाता। तो मैं लेफ्ट पे चला गया, मैं बी पे चला गया। इज इट क्लियर? मैं अब पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, ये अचीव करना है, होगा कैसे वो समझा रहा हूँ। ये हमें बता दिया गया था, अब इसको एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम कैसे अचीव करेंगे वो बात कर रहा हूँ। अब मैं बी पे खड़ा हूँ, मैं बी से पूछूंगा कि भाई तुम एम हो, मैचिंग करूंगा, मैच होगा तो वो कह देगा नहीं मैं एम नहीं हूँ। तो अब अकॉर्डिंग टू बीएफएस मुझे कहाँ जाना है, बी से? कहाँ जाना है बी से? सी पे जाना है, सही है। लेकिन बी के पास तो सी का एड्रेस है ही नहीं। बी के पास तो सी का एड्रेस है ही नहीं, तो क्या करें? बी से सी पे कैसे जाए? अरे बी, आप समझ नहीं रहे सर, आप समझ नहीं रहे। थ्री थ्री की बात हो रही है ना, तो बी दे रहे, तो मेरी बात समझ ले सब लोग। ये जो लोग जवाब दे रहे हैं ना, मोहम्मद एहसन जाजिब वगैरह, पहले मेरी बात समझ ले। बाकी लोग तो समझ गए। मैं ये कह रहा हूं कि जाना तो सी पर ही है, लेकिन बी और सी के दरमियान में कोई कनेक्शन है? जब बी को पता ही नहीं है सी कहां पर है, तो वो कैसे जाएगा सी पर? समझ में आ गई ये बात? अब ये जो बाकी लोग कह रहे हैं वापस ए पर जाएगा, बाकी लोग जो कह रहे हैं वापस ए पर जाएगा, मेरी बात समझ में आ गई? जिनको मैं समझाना चाह रहा था कि बी और सी के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं डायरेक्ट अमेरिका पहुंच जाऊं पाकिस्तान से। नहीं, बीच में मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। अमेरिका डायरेक्ट नहीं जा सकता, उस एयरपोर्ट से जाना, उस एयरपोर्ट से जाना है। अब बी से आप लोग कह रहे हैं यहीं पे चले जाओ। देखें, शुरू में ही बताया था, क्या बताया था? बताया ये था कि ट्री के अंदर किसी भी नोड को दोबारा विजिट नहीं करते, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये।
लेकिन सपोज कर लें अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक हम चले जाते हैं पर, हाँ एक नोड को जिसको देखें मैंने ए को विजिट कर लिया ना, मुझे पता है ए एम नहीं है, तो मैं बार बार ए पे जाके करूंगा। भाई एक दुकान पे आपने पूछ लिया कि आप कपड़े बेचते हैं, उसने कह दिया नहीं, तो आप दोबारा उस दुकान पे क्यों जा रहे हैं? टाइम जाया कर रहे हैं ना। सही कह रहा हूँ गलत? मैं आपको सॉल्यूशन बताने के लिए ही बैठा हूँ, आपको सॉल्यूशन बताने के लिए बैठा हूँ यूसुफ भाई, लेकिन सुन तो ले पहले हमारी बात। ये बात समझ में आ गई? अब आइए वापस, जब फर्स्ट करें अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक हम ए पे चले जाते, चले गए। हालांकि बी के पास भी ए का एड्रेस नहीं है, लेकिन हमने कहा चलो हमने एड्रेस रख लिया था कहीं पर, हम ए पे चले। अब ए से हम चलेगा सी पर। सी से पूछा भाई आप एम हो, उसने कहा नहीं भाई मैं भी एम नहीं हूँ। तो अब मुझे सी से कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सी से कहाँ जाना है? डी पर। फिर अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक हम वापस ए पर गए, फिर बी पर गए, फिर डी पर चले गए। अब डी से कहाँ जाना है? ई पर। फिर वापस डी से बी पे गए, फिर ई पे चले गए। फर्स्ट कर ले हम यहाँ खड़े हैं और हमने जाना है पी पर। हमने ओ के बाद कहाँ जाना था? पी पर। फर्स्ट कर ले हमने ओ के बाद पी पर जाना है अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। ओ से पी पर जाना है तो हम वापस जाए आई पर, डी पर, बी पर, फिर ई पर, फिर जे पर। नहीं भाई फिर घूम फिर के वापस आए, ऐसा करना पड़ेगा हमें, ऐसा करना पड़ेगा, अगेन ए पर आना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट करिए 100 लेवल्स होते हैं इस ट्री के। कितने लेवल्स होते हैं? 100 लेवल। तो आपको जब इधर से इधर आना होता तो आप वापस ऊपर जाते फिर वापस आते, ऐसा तो नहीं होता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इस चीज का। मेरी बात समझ में आ गई? बस तो बस ये है कि बात कि ऐसे काम नहीं होगा। आसान अल्फाज में ये है कि ये काम ऐसे नहीं होगा जैसे हम कर रहे हैं। तो कैसे होगा काम ये भी बता देता हूँ मैं आपको। काम ऐसे होगा कि कोई ना कोई आपने स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपने स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। नहीं, बात यह है कि आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं और इसीलिए ना जो चीजें आप पढ़ चुके होते हैं मेरी कोशिश ये होती है मैं आपसे पूछूं वो चीज। देखिए सरकार, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा आपने? इन ऑर्डर, पीरी ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पढ़ा था? इन ऑर्डर, पीरी ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता था? लेफ्ट चाइल्ड नोड, राइट चाइल्ड, ऐसे ही होता था। कैसे बना दिया था वो? लैब की थी उसकी? लैब में कोड कैसे कर दिया था उसका? नहीं, मैं आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा रहा, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि वो बनता कैसे था। 4-5 लाइनों का कोड होता था, याद होगा आपको, रिकर्जन यूज होती थी। ठीक है, रिकर्जन यूज होती थी, 4-5 लाइन का कोड होता था। तो यही चीज यहाँ पर भी सोच के बताइए मुझे। शाबाश। डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे? स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़े थे? स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं? याद है किसी को कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कहाँ यूज होते थे? कौन से एल्गोरिथम में यूज होते? अच्छा, वो जो एल्गोरिथम था एक, वो डेटा स्ट्रक्चर था क्यू स्ट्रक्चर। क्यू स्ट्रक्चर क्या होता था? फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट, ऐसे ही था ना क्यू स्ट्रक्चर। क्यू स्ट्रक्चर ले लेते हैं और क्यू के अंदर क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर क्यू से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, क्यू से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, क्यू से। रिकॉर्ड में ऐसे चलेगा कि जिस नोड को भी आपने विजिट करना है, जिस नोड को भी आपने विजिट करना है उसको आपने क्यू में रख देना। तो स्टार्टिंग में आपके पास ए था, आपने ए को रख दिया क्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट करेंगे, वहां से डिलीट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करते रहेंगे, वहां से डिलीट करते रहेंगे। तो ए को बाहर निकाला और ए से पूछा भाई क्या आप एम हो, उसने कहा भाई मैं एम नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अपने चाइल्ड्स को ना, अपने चाइल्ड को, दोनों चाइल्ड को, अपने दोनों चाइल्ड को तुम रख दो क्यू के अंदर, लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। लेफ्ट टू राइट रखो चाइल्ड, चाइल्ड को कैसे रखो, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ्ट वाला चाइल्ड आएगा, देन राइट मोस्ट चाइल्ड आएगा। तो सबसे पहले हमने कौन सा चाइल्ड रखा, ए के चाइल्ड कौन कौन से हैं, ए के चाइल्ड कौन कौन से हैं, ए के पास किस किस का एड्रेस, बी और सी का, ये दोनों रख दिया हमने, ठीक है। बी एंड सी, बी एंड सी का एड्रेस है, हमने रख दिए दोनों चाइल्ड। अब हमने बी से पूछा, हमने क्यू से मांगा एक मेंबर, तो क्यू ने क्या किया, क्यू ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत बी को बाहर भेज दिया, बी को बाहर भेजा और बी से पूछा क्या आप एम है, उसने कहा भाई हम एम नहीं है। तो हमने कहा बी से कि अपने चाइल्ड हमें दे दो, तो उसने बोला मेरे दो चाइल्ड हैं, डी और ई। तो लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट मोस्ट चाइल्ड सेकंड। अच्छा, अब आ रहा है, अब मेरा हाथ दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा, क्यों भाई, अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को, ब्लैक स्क्रीन। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने, ये स्क्रीन शेयर हो रही है। चलो अब मैं कैमरा शेयर कर दोबारा करके देख लेता हूँ, सब सही तो था। अब शेयर हो रहा है ये, अरे नेट प्रॉब्लम नहीं है। अब शो हो रहा है, अच्छा अब शो हो रहा है, अब हो रहा है शो, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, मार्कर दिख रहा है, सही है, बस हो गया, कुछ ना कुछ हो गया होगा। चलो वापस चलो, ए भाई, तो हमने जो ए के चाइल्ड थे वो रख दिए यहाँ पर, ए डिलीट हो गया, बी और सी रख दिए। अब हमने उससे पूछा भाई कि भाई तुम्हारे पास कौन सा मेंबर है, उसने बोला बी। हमने बी से पूछा भाई क्या आप एम है, उसने बोला मैं एम नहीं हूँ। तो मैंने बी से कहा भाई तुम्हारे जो चाइल्ड है वो यहाँ रख दो, तो डी और ई हमने रख दिया इसके अंदर, और बी यहाँ से डिलीट कर दिया। अब अगेन क्यू से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कौन सा मेंबर है, तो उसने बोला सी, तो सी हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे डिलीट कर दिया। और सी से पूछा आप एम है, उसने कहा मैं एम नहीं हूँ, और सी के जो चाइल्ड है वो यहाँ रख देते हैं। सी के चाइल्ड क्या है, एफ और जी। फिर हमने एक और मेंबर पूछा, तो वो क्या आ गया, डी आ गया, डी बाहर आ गया। और डी से पूछा भाई आपके चाइल्ड कौन कौन से हैं, तो डी ने हमें बताया कि भाई उसके चाइल्ड जो है वो एच और आई है, सॉरी एच और आई, यहाँ क्यू के अंदर रख दिए। सही है, एच और आई, डी यहाँ से डिलीट हो गया। फिर एक और मेंबर पूछा तो ई बाहर आ गया, ई से पूछा उसके चाइल्ड कौन कौन से, उसने बोला जे, ओनली जे, सही है, और यहाँ से ई डिलीट हो गया। फिर हमने पूछा एफ, एफ बाहर आ गया यहाँ से। एफ से पूछा आपके चाइल्ड कौन कौन से, आप एम तो नहीं है, तो एफ ने कहा मेरे दो चाइल्ड हैं, के और एल, के और एल, ऐसे क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ। एफ बाहर आ गया, एफ डिलीट हो गया। फिर जी बाहर आया, जी से पूछा आप एम है, उसने कहा नहीं। हमने कहा आपके चाइल्ड कौन कौन से, उसने बोला एम। फर्ज कर ले, फर्ज कर ले एच ढूंढना था हमने, हम एम को रिप्लेस कर रहे हैं एच से, हमने एच ढूंढना था, ठीक है, एच ढूंढना था। अब जी बाहर हो गया, अब जैसे ही एच बाहर आया तो एच हमें मिल गया, ठीक है, इसको मैं डाल के एच तक ला रहा हूँ जगह की वजह से, एच ढूंढ लिया। अब ये तो बी एफ एस है, ठीक है, बी एफ एस का मैं समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है,
ये यूज कर रहा है क्यू को। लेकिन व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज स्पेस। इसने एज तक ढूंढने, एज तक पहुंचने में कितनी नोट से बात की, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी नोट से बात की, 8 नोट से। ये इसका टाइम है। इसने एज तक पहुंचने में कितनी नोट से बात की, ये इसका टाइम है। लेकिन एज तक पहुंचने के लिए कितनी नोट्स को एक्स्ट्रा स्टोर करके रखा, ये क्या है इसका, ये क्या है इसका स्पेस। ये क्या है इसका स्पेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एज तक पहुंचने में जितनी नोट से बात की, देखें इन लोगों को रखा हुआ है, इनसे बात नहीं की अभी, इन लोगों को रखा हुआ है, तो ये स्पेस है। और जिनसे बात कर रहा है वो क्या है, वो क्या है, टाइम। मैं आपको मिसाल देता हूं एक और, ये देखिएगा। फर्स्ट करें, ये एक ऑप्शन है ए, इसके 10 चाइल्ड है, 10, कितने चाइल्ड है, 10। और फिर इसके भी 10 चाइल्ड है, मतलब हर किसी के 10, तो सेकंड लेवल पे कितने हो जाएंगे, 100, फर्स्ट लेवल पे 10, और हर 10 के 10 चाइल्ड, तो यहाँ पर कितने हो गए, 100 हो गए। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात, कि पहली नोट के 10 चाइल्ड और हर चाइल्ड के 10 चाइल्ड, तो ये कितने हो जाएंगे थर्ड लेवल पे, 100। फर्स्ट कर ले, ये ए है, ये बी है, ये सी ढूंढना था, इसे ढूंढना था सी। लेकिन जब मैं ए से बात करूंगा तो ए के कितने चाइल्ड मुझे रखने पड़ेंगे, क्यू के अंदर 10, 10 रख दिए मैंने, फर्स्ट करें 10 एक ही इंडेक्स पे रख दिए, जगह नहीं है मेरे पास। फिर इन 10 में से जब मैं पहले चाइल्ड को उठाऊंगा, उसके भी 10, उसके भी 10, उसके भी 10, उसके भी 10, 10 10, सबके 10, यहां तक पहुंचते पहुंचते सारे चाइल्ड इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन मेरा बंदा कितनी दूर खड़ा हुआ होगा, सिर्फ थोड़ी सी दूर। तो ये स्पेस जो है ना, स्पेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो स्पेस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन स्पेस भी इंपॉर्टेंट। तो टाइम और स्पेस समझ में आ गया आपको, टाइम और स्पेस समझ में आ गया आपके, और साथ में आपको ये समझ में आ गया कि बीएफएस कैसे काम करता है। टाइम और स्पेस समझ में आ गया, और साथ साथ ये समझ में आ गया कि बीएफएस कैसे काम करता है। तो ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई हैं। तो बीएफएस आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, अभी तो फिलहाल हमारी क्लास चल रही है। लेकिन ये बीएफएस में जो 4 चीजें हैं, कंप्लीटनेस और ऑप्टिमल, वो तो मैं भी आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन टाइम और स्पेस बेहतर है या नहीं है, उसके लिए हमें दूसरे एल्गोरिथम पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें इनका आपस में, कि बीएफएस बेहतर है या डीएफएस बेहतर है, या क्या चीज किसकी बेहतर है। तो टाइम और स्पेस में आप पहले से नहीं बता सकते जब तक आप कोई दूसरा एल्गोरिथम ना पढ़ लें। लेकिन कंप्लीट और ऑप्टिमल का मैं भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, कि भाई कंप्लीट और ऑप्टिमल के क्या मामला है। सही है। तो अभी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए कि बीएफएस में आप क्या यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं। क्यू जिस स्पेस में यूज होता है उसको कहते हैं फ्रिंज। क्या कहते हैं एआई में, फ्रिंज, FRINGE। क्यू जिस जगह पे यूज हो रहा है वो फ्रिंज है। अब फ्रिंज के अंदर हम क्यू यूज करें, स्टैक यूज करें, वो हमारी मर्जी। इसको हम फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कौन है जो नो लिखा हुआ है, क्या वो सैयद मोहम्मद। फ्रिंज उस चीज को कहते हैं जो मेमोरी यूज कर रहे हैं। देखिए मेरी अलमारी है, मेरी अलमारी है, अलमारी में मैं कपड़े रख रहा हूँ, कभी मैं क्यू के ऑर्डर में रख रहा हूँ, कभी मैं स्टैक के ऑर्डर में रख रहा हूँ, लेकिन अलमारी अलमारी है। तो फ्रिंज वो जगह है जहां पर आप चीजें रख रहे हैं। अब वो किस ऑर्डर में रख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गई ये बात।